तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, ये हमें आज के टाइम पे पता है, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट जिनसे ये प्रूफ हुआ कि डीएनए ही एज अ जेनेटिक मटेरियल सेल में वर्क करता है, उन एक्सपेरिमेंट्स को मिला करके हम बोलते हैं सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। तो हमारे टॉपिक का नाम है सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल को सर्च करने के लिए जो पहला सिग्निफिकेंट वर्क है उसको बोलते हैं ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट नाम का एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। इस ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट से कुछ बेसिक आइडिया मिला कि डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करेगा। अब पहले तो हम इस ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या परफॉर्म किया था वो समझते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने दो मॉडल ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल किए, एक तो चूहा इस्तेमाल किया, माइस इस्तेमाल किया, और माइस के साथ में माइस को डिजीज करने के लिए, माइस को इन्फेक्ट करने के लिए एक बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया, जिस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। ये जो बैक्टीरिया है ये न्यूमोनिया डिजीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस बैक्टीरिया के भी दो डिफरेंट अलग अलग स्ट्रेन इस्तेमाल किए, दो अलग स्ट्रेन का इस्तेमाल किया। एक जो बैक्टीरिया का इस्तेमाल इन्होंने किया वो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया, इसी बैक्टीरिया का एस स्ट्रेन, और दूसरा स्ट्रेन इन्होंने इस्तेमाल किया आर स्ट्रेन। तो ये दो स्ट्रेन इन्होंने इस्तेमाल किए। इन दोनों बैक्टीरिया के स्ट्रेन में फ़र्क होता है कॉलोनी फॉर्मेशन को लेकर के। अगर हम एस स्ट्रेन बैक्टीरिया की कॉलोनी को ऑब्जर्व करें तो इनकी कॉलोनी के ऊपर में एक शुगर कोट पाया जाता है, इनकी कॉलोनी के ऊपर में एक शुगर की लेयर पाई जाती है। ये जो पीले कलर से हमने बनाया है ये एक शुगर की लेयर है या फिर कैप्सूल लेयर प्रेजेंट होती है। और कैप्सूल लेयर होने की वजह से जो कॉलोनी यहाँ पर बनेगी, जो एस स्ट्रेन की कॉलोनी बनती है, वो माइक्रोस्कोप में स्मूथ फॉर्म में दिखाई पड़ती है। क्योंकि इनकी कॉलोनी स्मूथ दिखाई पड़ती है इसीलिए इसका नाम है एस स्ट्रेन। जो दूसरी आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है उसके ऊपर कोई शुगर कवरिंग पाई नहीं जाती है, इनके ऊपर कोई शुगर कोट या फिर कैप्सूल की कवरिंग नहीं पाई जाती, इसीलिए ये देखने में रफ कॉलोनी का फॉर्मेशन करते हैं। और रफ कॉलोनी होने की वजह से ये इस स्ट्रेन का क्या नाम पड़ गया, आर स्ट्रेन, और स्मूथ कॉलोनी वाले को हम बोलते हैं एस स्ट्रेन। जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है, क्योंकि इसके ऊपर में शुगर कोटिंग प्रेजेंट है, आपको मालूम होगा जो कैप्सूल होता है वो पैथोजेनिसिटी को बढ़ाने का काम करता है, वो बैक्टीरिया को होस्ट के इम्यून सिस्टम से प्रोटेक्ट कर लेता है। तो अगर एस स्ट्रेन बैक्टीरिया होस्ट के इम्यून सिस्टम से बच जाएगा तो ये डिजीज करने में कामयाब हो जाएगा। तो ऐसा एस स्ट्रेन बैक्टीरिया क्या है, डिजीज कॉजिंग। ये माइस के अंदर में न्यूमोनिया डिजीज कॉज करता है, उसके लंग्स को जाकर के इन्फेक्ट करता है और निमोनिया डिजीज कॉज करता है। क्योंकि माइस में जाकर के निमोनिया डिजीज कॉज करेगा तो इसकी वजह से माइस की क्या हो जाएगी, डेथ। अगर हम माइस की बॉडी में एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को डाल दें तो माइस की डेथ हो जाएगी। लेकिन आर स्ट्रेन बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, इसको हम माइस में अगर इंसर्ट करते हैं तो माइस में जाने के बाद भी ये डिजीज़ कॉज नहीं कर सकता, क्योंकि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को माइस का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ईजिली डिटेक्ट कर लेगा और उसको किल कर देगा। तो यहाँ पे ये डिजीज़ कॉज नहीं कर पाएगी, तो यहाँ पे कोई भी डिजीज़ नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पे डिजीज़ नहीं होगी तो माइस की डेथ भी नहीं होगी, माइस यहाँ पे जिंदा बच जाएगा, लाइव बचेगा। ठीक है, ये बेसिक एक्सपेरिमेंट का जो ओवरव्यू हमें समझना है वो हमने यहाँ पे समझ लिया। अब ग्रिफिथ ने क्या किया, ग्रिफिथ ने अलग अलग कॉम्बिनेशन में इस बैक्टीरिया के एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन को माइस के अंदर में इंजेक्ट करना स्टार्ट किया। और एक बार जब वो बैक्टीरिया को माइस की बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो उससे माइस की या तो डेथ हो रही थी या तो उसकी डेथ नहीं हो रही थी, है ना, ड्यू टू निमोनिया। या तो उसकी बॉडी में निमोनिया डेवलप करता है और निमोनिया डेवलप करेगा तो कुछ दिन में जो माइस है वो मर जा रहा था, डेथ हो जा रही थी। तो कितने कॉम्बिनेशन में इन्होंने माइस के अंदर ये बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया वो समझेंगे। पहले इन्होंने एक एस स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को माइस में इंजेक्ट किया। अच्छा, माइस में जैसे ही इन्होंने इंजेक्ट किया तो माइस के अंदर में निमोनिया डेवलप हो गया
और निमोनिया होने की वजह से उसकी क्या हो गई, डेथ। तो माइस इस कंडीशन में मर गया। दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को उठाया, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को माइस के अंदर इंजेक्ट किया, और जब आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को माइस के अंदर इंजेक्ट किया गया तो कोई डिजीज़ यहाँ पे डेवलप नहीं हुई, और जब डिजीज़ डेवलप नहीं होगी तो माइस की डेथ भी नहीं हुई। तो यहाँ पे माइस जो है वो जिंदा बच गया, वो लिविंग स्टेट में ही देखने को हमें बाद में मिलेगा। तीसरी कंडीशन में अगर हम देखें तो उन्होंने क्या किया कि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को लिया, लेकिन अब की बार एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को हीट किल कर दिया। माइस में इंजेक्ट करने से पहले उन्होंने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को हीट के थ्रू उसको किल कर दिया। हीट किल करने के बाद में माइस में इंजेक्ट किया गया। जब ऐसे स्टेट में उन्होंने माइस में बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया तो यहाँ पे माइस की कोई डेथ नहीं हुई, माइस यहाँ भी लिविंग कंडीशन में बच गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बैक्टीरिया को तो हमने मार दिया, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया तो डाला था लेकिन वो मरा हुआ था, तो वो डिजीज़ कॉज करने में कैपेबल यहाँ पर नहीं होगा। एक चौथा एक्सपेरिमेंट जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है समझना, इसके ऊपर हम स्टार मार्क लगा देते हैं, इसके ऊपर हम स्टार मार्क लगा देते हैं। यहाँ पर क्या किया इन्होंने, एक एस स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया, लेकिन एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को हीट किल कर दिया। इन्होंने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का जो मिक्सचर लिया उसको हीट किल कर दिया। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ में इन्होंने कुछ आर स्ट्रेन बैक्टीरिया भी उठाया। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया तो हीट किल था, लेकिन जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया वो लिविंग स्टेट में, वो लाइव था, और इस कॉम्बिनेशन को माइस की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। जब इस पूरे कॉम्बिनेशन को, जिसमें एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो हीट किल था और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो कि लिविंग स्टेट में था, जब उस कॉम्बिनेशन को माइस की बॉडी में इंजेक्ट किया गया तो देखने को मिला कि माइस की थोड़े दिन में डेथ हो गई। माइस की क्या हो गई, थोड़े दिन में डेथ हो गई, और ये डेथ जो हुई है ड्यू टू न्यूमोनिया, उसकी बॉडी में न्यूमोनिया डेवलप हो गया। अब हमने तो एस जो स्ट्रेन बैक्टीरिया था, जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया था, उसको मरा हुआ डाला था, और जो लिविंग बैक्टीरिया आर स्ट्रेन डाला था वो डिजीज करता नहीं है, लेकिन फिर भी माइस की बॉडी में क्या हुआ, निमोनिया। इस मरे हुए माइस की बॉडी में से, जो निमोनिया से बॉडी माइस मर गया था, इसकी बॉडी में से ग्रिफिथ को लिविंग एस स्ट्रेन बैक्टीरिया उन्होंने आइसोलेट कर पाए। उन्होंने यहाँ से क्या आइसोलेट किया, इसकी मरी हुई बॉडी से उन्होंने रिकवर किया लिविंग एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। अब ये लिविंग एस स्ट्रेन बैक्टीरिया इसकी बॉडी में कहाँ से आया, जबकि हमने जो ग्रिफिथ थे उन्होंने डेड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया डाला था, लेकिन इसकी बॉडी में लाइव एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो डिजीज कॉजिंग स्ट्रेन है उसका लाइव फॉर्म उनको माइस की बॉडी में दिखाई पड़ा। ऐसा हो कैसे सकता है? ठीक है, तो हमारे लिए इस चारों में से यही मेन है, यही ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन इसी एक्सपेरिमेंट से निकलने वाला है। तो इससे फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक कंक्लूजन बनाया। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या बनाया, एक कंक्लूजन बनाया। उन्होंने बोला कि जो डेड आर एस स्ट्रेन बैक्टीरिया था, जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया था जो कि डेड था, उसने पर्टिकुलर किसी एक मैकेनिज्म से आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया। इस डेड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया ने किसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, इसने ट्रांसफॉर्म कर दिया लिविंग आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को। जो हमने लिविंग आर स्ट्रेन बैक्टीरिया डाला था माइस के अंदर में, इसको इस एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो कि डेड था, किसी पर्टिकुलर मैकेनिज्म से इसने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। और जिस मैकेनिज्म से ये ट्रांसफॉर्म किया गया है, इसको इन्होंने नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इन्होंने बोला कुछ एक मैकेनिज्म है जिस मैकेनिज्म के थ्रू इस एस स्ट्रेन बैक्टीरिया ने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया, और इस मैकेनिज्म को इन्होंने नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इसको नाम क्या मिला, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, इसका बायोकेमिकल नेचर क्या है, ये किस मॉलिक्यूल के थ्रू ट्रांसफ़र हुआ है, ये ग्रिफिथ कभी भी नहीं समझा पाए थे। ये भी हमें याद रखना है कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, इसका बायोकेमिकल नेचर
ये किस मॉलिक्यूल के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, ये ग्रिफिथ ने नॉट एक्सप्लेन्ड बाय ग्रिफिथ इसको कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ये हमें याद रखना है, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चे अक्सर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये ग्रिफिथ का पूरा एक्सपेरिमेंट है जिसको उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट कह करके बुलाया। अब बात करते हैं कि अगर ग्रिफिथ ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया लेकिन उन्होंने कभी भी उस मॉलिक्यूल का जिक्र नहीं किया, उस मॉलिक्यूल के बारे में नहीं बताया जो इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, तो ये चीज़ बताई थी एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट जिसमें हमारे एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी 3 साइंटिस्ट का एक ग्रुप था जिन्होंने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को वापस से परफॉर्म किया और उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके जो मॉलिक्यूल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डीएनए मॉलिक्यूल, उसको आइडेंटिफाई किया। तो इनका जो बायोकेमिकल नेचर था वो किसने बताया था? एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट जिसमें हमारे एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी, ये 3 साइंटिस्ट का ग्रुप है जिन्होंने इसके केमिकल नेचर को, बायोमोलिकुलर नेचर को प्रूव किया। इन्होंने क्या करा? इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने वापस से रिपीट किया, इन्होंने बेसिकली रिपीट किया ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट अब की बार इन्होंने रिपीट किया वो इन विट्रो किया, इन विट्रो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इन विट्रो का क्या मतलब होता है? जब हम किसी लिविंग सिस्टम के बाहर कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसको बोलते हैं इन विट्रो एक्सपेरिमेंट। अब की बार इन्होंने माइस की बॉडी में बैक्टीरिया को इंजेक्ट नहीं किया, जबकि इन्होंने कहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया? आउटसाइड लिविंग सिस्टम। आउटसाइड लिविंग सिस्टम, जैसे मान लो हम कोई एक्सपेरिमेंट टेस्ट ट्यूब में करते हैं, तो ये टेस्ट ट्यूब में किया गया एक्सपेरिमेंट इन विट्रो सिस्टम, इन विट्रो एक्सपेरिमेंट माना जाता है क्योंकि ये बॉडी के बाहर किया जा रहा है। इसी तरह से इन्होंने भी अब की बार किसी माइस का इस्तेमाल नहीं किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया और उस एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को हीट किल कर दिया। उस एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को क्या किया? हीट किल कर दिया। अगर आप किसी भी सेल को किल करते हो तो उसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर आ जाएंगे। तो इस एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के भी जितने भी मॉलिक्यूल्स थे, इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स किसी भी सेल में कौन से होते हैं? डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। ये तीनों ही पॉसिबल कैंडिडेट थे उस टाइम पर जेनेटिक मटेरियल होने के। तो जो साइंटिस्ट थे, अलग अलग साइंटिस्ट डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के ऊपर कंफ्यूज थे कि इनमें से कौन सा जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए। उसमें से भी जो सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट उस टाइम पे बिलीव करते थे वो प्रोटीन को एज अ जेनेटिक मटेरियल मानते थे। तो हमें इन्हीं तीनों में से प्रूव करना था, एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी को, कि जेनेटिक मटेरियल एक्चुअल में कौन सा होगा। तो इसके लिए इन्होंने 3 टेस्ट ट्यूब बनाए। अब इन्होंने यहाँ पे क्या लिए? 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब 1, टेस्ट ट्यूब 2 और एक और टेस्ट ट्यूब 3। तो यहाँ पर हम इसको लेबल कर देते हैं 1, 2 एंड 3। इन तीनों जो टेस्ट ट्यूब है इसमें लिविंग आर स्ट्रेन बैक्टीरिया डाला गया, लिविंग आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। सब में क्या डाला गया? लिविंग आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। यहाँ पे भी लिविंग आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। साथ में जो हीट किल एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का डीएनए, प्रोटीन और आरएनए था उसको भी इंजेक्ट किया गया। जो हीट किल एस स्ट्रेन बैक्टीरिया था उसके प्रोटीन को, डीएनए को और आरएनए को भी इंजेक्ट किया गया। तो यहाँ पे एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का प्रोटीन भी है, डीएनए भी है और आरएनए भी है। यहाँ पे भी प्रोटीन, डीएनए प्लस आरएनए, यहाँ पे भी प्रोटीन प्लस डीएनए प्लस आरएनए। और जो नॉर्मल आर स्ट्रेन बैक्टीरिया वो तो हमने यहाँ पे इंजेक्ट किया ही हुआ है ना, लिविंग फॉर्म में आर स्ट्रेन बैक्टीरिया इंजेक्ट किया ही हुआ है। अब हमें बेसिकली बस इतना चेक करना है कि किस टेस्ट ट्यूब में आर स्ट्रेन बैक्टीरिया कन्वर्ट होकर के एस स्ट्रेन में कन्वर्ट होगा और किस में कन्वर्ट नहीं होगा। इसके लिए यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक डाइजेस्टिव एंजाइम का इस्तेमाल किया गया, कुछ ऐसे एंजाइम जो मॉलिक्यूल्स का डाइजेशन कर सकते हैं। पहली टेस्ट ट्यूब में इन्होंने
प्रोटीएज एंजाइम इस्तेमाल किया। प्रोटीएज एक ऐसा एंजाइम होता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, जो किसी भी दूसरे प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा। मतलब इस टेस्ट ट्यूब में प्रोटीन क्या होगा, डाइजेस्ट, खत्म हो जाएगा। अच्छा, दूसरे टेस्ट ट्यूब में इन्होंने आरएनएज को डाला। आरएनएज एक ऐसा एंजाइम होता है जो आरएनए का डाइजेशन करता है ना, ये भी डाइजेस्टिव एंजाइम है। तो ये आरएनए का डाइजेशन करेगा तो इस टेस्ट ट्यूब में आरएनए डाइजेस्ट हो जाएगा। लास्ट टेस्ट ट्यूब में इन्होंने डीएनएज एंजाइम को इंसर्ट किया। डीएनएज का मतलब है एक ऐसा डाइजेस्टिव एंजाइम जो डीएनए को डाइजेस्ट कर देगा। अब ध्यान से देखो, इन तीनों टेस्ट ट्यूब में एक एक मॉलिक्यूल डाइजेस्ट कर दिया गया। इसमें प्रोटीन डाइजेस्ट कर दिया गया, इसमें आरएनए डाइजेस्ट कर दिया गया और इसमें डीएनए को डाइजेस्ट कर दिया गया। फिर इन्होंने थोड़ी देर इस एक्सपेरिमेंट को चलाने के बाद में टेस्ट ट्यूब में चेक किया कि कौन सी टेस्ट ट्यूब में आर स्ट्रेन बैक्टीरिया लिविंग एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गया। तो पहली टेस्ट ट्यूब में इन्होंने देखा कि जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया था वो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हुआ। मतलब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट चलने वाला था वो हो गया। अगर इस टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बैक्टीरिया का, तो इसका मतलब प्रोटीन तो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। प्रोटीन तो बैक्टीरिया के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल मॉलिक्यूल नहीं है, क्योंकि उसको तो यहाँ पे डाइजेस्ट कर दिया गया था। ये जो दूसरा हमने टेस्ट ट्यूब देखा, यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दिया। अगर यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, मतलब जो आरएनए है वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं हो सकता, वो ट्रांसफॉर्मिंग मॉलिक्यूल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे तो इस टेस्ट ट्यूब में हमने आरएनए को डाइजेस्ट कर दिया था। तो लास्ट टेस्ट ट्यूब में जब देखा गया तो लास्ट टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। इन दोनों टेस्ट ट्यूब में तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया हमको लिविंग स्टेट में मिला। लेकिन जो लास्ट टेस्ट ट्यूब था, थर्ड टेस्ट ट्यूब, वहाँ पे कोई भी लिविंग एस स्ट्रेन में कन्वर्जन नहीं हुआ। अब इस मॉलिक्यूल में, इस वाले टेस्ट ट्यूब में हमने किसको डाइजेस्ट किया, डीएनए को। और डीएनए को जब हमने डाइजेस्ट किया तो ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया। इस एक्सपेरिमेंट से ये टेंटेटिवली पता लगा, एक इनिशियल आइडिया हमको मिला कि जो एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए वो डीएनए ही होना चाहिए। तो इस टेस्ट ट्यूब वाले एक्सपेरिमेंट से हम ये बोल सकते हैं, एक इनिशियल डाटा मिला कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ये सिर्फ अभी एक टेंटेटिव डेटा है, अभी ये प्रूफ नहीं हुआ है पूरी तरह से। सारे साइंटिस्ट कन्विंस नहीं थे इस रिजल्ट से, है ना। इसके बाद और एक्सपेरिमेंट करके उनको कन्विंस किया गया, लेकिन यहाँ पे एक इनिशियल आइडिया हमको मिल गया था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में होना चाहिए। जैसा हमने बताया कि सारे साइंटिस्ट इस एक्सपेरिमेंट से कन्विंस नहीं हुए थे। उसके लिए फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है जिसने 100% श्योरिटी के साथ में ये प्रूफ कर दिया कि डीएनए ही एज अ जेनेटिक मटेरियल वर्क करता है, जिस एक्सपेरिमेंट को हर्शी एंड चेस ने परफॉर्म किया था। तो यहाँ पे अब हम दूसरा एक्सपेरिमेंट डिस्कस करने वाले हैं, हर्शी एंड चेस का। हर्शी एंड चेस का एक्सपेरिमेंट, इनका एक्सपेरिमेंट जो है इसने अनइक्विवोकल प्रूफ दिया। अनइक्विवोकल प्रूफ दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। अच्छा, इनका एक्सपेरिमेंट समझने से पहले हमें बेसिक चीज़ें, बेसिक टेक्निक्स पढ़नी पड़ेंगी जो इन्होंने इस्तेमाल करी। इन्होंने जो टेक्निक इस्तेमाल की उसके लिए 2 मॉडल ऑर्गेनिज्म चूज़ किए। जैसे ग्रिफिथ ने भी मॉडल ऑर्गेनिज्म चूज़ किए थे, एक बैक्टीरिया और चूहा। यहाँ पे जो इन्होंने मॉडल ऑर्गेनिज्म चूज़ किया वो एक बैक्टीरिया था, ई कोलाई। एक बैक्टीरिया या फिर प्रोकैरियोटिक सेल ई कोलाई को इस्तेमाल किया। और ई कोलाई को इन्फेक्ट कराने के लिए, अब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराने के लिए बैक्टीरियोफाज की ज़रूरत होती है, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकते हैं, बैक्टीरिया के अंदर में डिजीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बैक्टीरियोफाज जिसका नाम है T2 बैक्टीरियोफाज, जिसका नाम है T2 बैक्टीरियोफाज, उसका इस्तेमाल किया गया। और इस T2 बैक्टीरियोफाज से हम बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराते हैं। T2 बैक्टीरियोफाज के पास में कैप्सिड होता है, कैप्सिड के अलावा ये टेल फाइबर्स हैं, और इसका डीएनए लीनियर फॉर्म में, लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है।
तो इसके पास किस तरह का डीएनए है? लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, ये हो गया बैक्टीरियोफाज का, T2 बैक्टीरियोफाज और दोनों मॉडल ऑर्गेनिज्म। मॉडल ऑर्गेनिज्म के बाद में हमें इनके मेथड को समझना पड़ेगा कि इन्होंने किस टेक्निक को, किस मेथड को इस्तेमाल किया। जो मेथड इन्होंने इस्तेमाल किया था वो रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक का इस्तेमाल किया था। जो मेथड इन्होंने इस्तेमाल किया था वो यहाँ पे रेडियो आइसोटोप मेथड का इस्तेमाल किया था। रेडियो आइसोटोप मेथड। देखो, रेडियो आइसोटोप किसी भी एलिमेंट के ऐसे फॉर्म्स होते हैं जो रेडियो एक्टिविटी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो बिना किसी स्टिमुलेशन के रेडिएशंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पर टोटल 2 तरह के रेडियो आइसोटोप इस्तेमाल किए। एक रेडियो आइसोटोप इन्होंने S35, ये एक आइसोटोप है सल्फर का आइसोटोप जो कि रेडियो एक्टिव नेचर का होता है, और जो दूसरा रेडियो एक्टिव आइसोटोप इन्होंने इस्तेमाल किया वो फॉस्फोरस 32। तो ये दोनों रेडियो आइसोटोप इन्होंने इस्तेमाल किए। अच्छा, ये दोनों रेडियो आइसोटोप इन्होंने क्यों लिए, क्यों इन्होंने यही दोनों रेडियो आइसोटोप इस्तेमाल किया? क्योंकि इनको यहाँ पे प्रूफ करना था डीएनए और प्रोटीन के बीच में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। इतना तो समझ में आ गया था कि या तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए या तो प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए। और आपको मालूम होगा सल्फर जो होता है वो प्रोटीन का कॉम्पोनेंट होता है। प्रोटीन के अंदर में कुछ ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो सल्फेटेड अमीनो एसिड होते हैं, जिनके अंदर सल्फर एटम प्रेजेंट होता है। तो सल्फर एटम को अगर हम रेडियो एक्टिव फॉर्म में यूज़ करके किसी प्रोटीन को टैग कर दें, किसी प्रोटीन के अंदर में इसको इनकॉर्पोरेट कर दें, तो उस प्रोटीन का डिटेक्शन हम बहुत ईजिली कर पाएंगे। अच्छा, जैसे सल्फर प्रोटीन में पाया जाता है उसी तरह से फॉस्फोरस जो है वो डीएनए का पार्ट होता है। फॉस्फोरस डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। जो न्यूक्लियोटाइड के 3 कॉम्पोनेंट होते हैं, शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है फॉस्फेट। इसका मतलब अगर हमें डीएनए को टैग करना हो तो हम फॉस्फोरस 32 को यूज़ करेंगे, और अगर प्रोटीन को टैग करना हो, प्रोटीन को रेडियो एक्टिव बनाना हो, तो हम S35 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन दोनों मीडियम के अंदर में इन्होंने 2 अलग अलग वायरस ग्रुप का फॉर्मेशन किया। इन्होंने एक ग्रुप वायरस का ऐसा बनाया जिसके कैप्सिड को, जो वायरस का कैप्सिड होता है वो किसका बना होता है? प्रोटीन का। उसके प्रोटीन में रेडियो आइसोटोपिक या रेडियो एक्टिविटी इंसर्ट कर दी। भाई बैक्टीरिया का जो कैप्सिड होता है, सॉरी बैक्टीरियोफाज का जो कैप्सिड होता है वो प्रोटीन का बना होता है। तो इन्होंने क्या किया, इस प्रोटीन के कैप्सिड में, ये जो प्रोटीन का कैप्सिड बना हुआ है, इसमें सल्फर 35 इंसर्ट कर दिया। अगर बैक्टीरिया का प्रोटीन जो कैप्सिड है उसमें सल्फर 35 चला गया तो कैप्सिड कैसा हो जाएगा? रेडियो एक्टिव। इसको डिटेक्ट करना ईजी हो गया। ये पहला वायरस ग्रुप बनाया इन्होंने। जो दूसरा वायरस ग्रुप इन्होंने बनाया, एक और वायरस ग्रुप इन्होंने बनाया जहां पे इन्होंने T2 फाज का डीएनए P32 से लेबल कर दिया। अब की बार जो दूसरा वायरस ग्रुप इन्होंने बनाया वहां पे रेडियो एक्टिविटी इन्होंने डीएनए के अंदर में P32 को इस्तेमाल करके इंसर्ट कर दी, और यहाँ पर प्रोटीन कैप्सिड को रेडियो एक्टिव बनाया। तो इस तरह से 2 अलग अलग ग्रुप ऑफ वायरस इन्होंने डेवलप किया। एक के अंदर में कैप्सिड को रेडियो एक्टिव, दूसरे के अंदर में डीएनए को रेडियो एक्टिव कर दिया। अब इन दोनों वायरस को उठाया, इन दोनों वायरस से हम क्या करवाएंगे? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करवाएंगे। और उस बैक्टीरिया को जब इन्फेक्ट करवा देंगे तो वायरस का कौन सा कंपोनेंट इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्या ये कैप्सिड रिस्पॉन्सिबल है इन्फेक्शन के लिए, या फिर जो बैक्टीरियोफाज का डीएनए है वो रिस्पॉन्सिबल है इन्फेक्शन के लिए? हमें यही चेक करना है। जो भी कंपोनेंट इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वही जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर सकता है, क्योंकि वही वायरस से बैक्टीरिया की बॉडी में जाके, बैक्टीरिया के सेल में जा करके उसको डिजीज़ कॉज कर रहा है। ठीक है, यही हमें चेक करना है। अब इस बैक्टीरियोफाज, T2 बैक्टीरियोफाज से बैक्टीरिया को हम इन्फेक्ट करवाते हैं, उसके कुछ स्टेप्स हैं। वो स्टेप्स क्या हैं? पहला स्टेप है इन्फेक्शन स्टेप। जो पहला स्टेप है इसको इन्फेक्ट कराने का, दैट इज इन्फेक्शन स्टेप। इन्फेक्शन स्टेप में हम क्या करते हैं? ये बैक्टीरिया है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है। इसके ऊपर में हम वायरस को
इन्फेक्शन करने देते हैं। अब वायरस इन्फेक्शन करेगा, आज के टाइम हमें मालूम है वायरस जब इन्फेक्शन करता है तो अपने डीएनए को कहाँ भेज देता है भाई, अपने डीएनए को ही वायरस ई कोलाई की बॉडी में, बैक्टीरिया की बॉडी में इंजेक्ट करता है। तो इस तरह से इसका डीएनए कहाँ चला गया, इसकी बॉडी में। इन्फेक्शन करवाने के बाद जो दूसरा काम होता है वो होता है ब्लेंडिंग। अब ये ब्लेंडिंग का क्या मतलब है? ब्लेंडिंग का मतलब है हम बैक्टीरिया को, जिसके सरफेस के ऊपर ये वायरस चिपका हुआ है, इस तरह से अभी अटैच्ड फॉर्म में है, हमें वायरस को इसकी सरफेस से हटाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को रोटेट करते हैं। हम रोटेट कर देते हैं टू, ताकि रिमूव कर सकें वायरल कोट को, जो वायरस का कैप्सिड है, जो वायरस का बचा हुआ मटेरियल है, फ्रॉम ई कोलाई, जिससे कि जो ई कोलाई है उसकी सरफेस से वायरस अलग चला जाएगा। तो ये ई कोलाई हमारे पास यहाँ है, ये वायरस का डीएनए इसके अंदर में प्रेजेंट है, और इससे अलग क्या हो जाएगा, वायरस। जो वायरस का कैप्सिड है, खाली खोखा जो अब बचा है, जिसके जेनेटिक मटेरियल पहले ही निकाला जा चुका है, वो यहाँ पे अलग हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं ब्लेंडिंग। अच्छा, ब्लेंडिंग करने के बाद में हमें इन दोनों को सेपरेट करना है, इन दोनों को डिस्टिंक्ट लोकेशन पर लेके जाना है। इन दोनों को बिल्कुल सेपरेट करने के लिए एक तीसरा स्टेप होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। इन दोनों को बिल्कुल सेपरेट करने के लिए क्या स्टेप होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान हम बहुत ही फास्ट आरपीएम या फिर बहुत ही तेज इसको रोटेशन प्रोवाइड करते हैं, बहुत तेज इसको रोटेट कर देते हैं। जब बहुत तेज़ी से इसको रोटेट करोगे तो इससे क्या होगा कि इसको रोटेट करने की वजह से आपको दो फ्रैक्शन मिल जाएंगे। टेस्ट ट्यूब के अंदर में आपको दो फ्रैक्शन मिल जाएंगे। एक फ्रैक्शन होगा हैवी बैक्टीरिया का फ्रैक्शन, जो बड़े बड़े बैक्टीरिया हैं भाई, बैक्टीरिया का साइज़ बड़ा होता है, ई कोलाई का साइज़ बड़ा होता है, बड़ा साइज़ होने के साथ में इसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। तो जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल सेल, वो नीचे जा कर के बैठ जाएगा, वो नीचे टेस्ट ट्यूब में बैठ जाएगा। अच्छा, इसी बैक्टीरिया के अंदर में वायरस का जेनेटिक मटेरियल भी होना चाहिए। हमें तो पता है डीएनए है, लेकिन इसी बैक्टीरिया के अंदर में ये जो बैक्टीरिया नीचे सेटल डाउन हो चुका है, ये बनाता है पैलेट। पैलेट यानी कि जब सेंट्रीफ्यूगेशन हमने किया तो नीचे जो सेटल हो गया उसी को बोलते हैं पैलेट। अच्छा, जो खाली वायरस हैं, जो हल्के नेचर के हैं वायरस, उनके खाली डब्बे इस तरह के कैप्सिड, वो ऊपर चले जाते हैं सुपरनेटेंट में, फ्लोट करते हैं। ये जो ऊपर फ्लोटिंग पार्ट हमको मिल रहा है इसको बोलते हैं सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट का मतलब होता है फ्लोटिंग पार्ट, जो फ्लोट कर रहा है। और पैलेट का मतलब है जो सेटल हो गया है, जो नीचे जा कर के सेटल हो गया है। जो भारी होता है वो नीचे सेटल होगा, बैक्टीरिया का साइज बड़ा है, भारी है, वो सेटल हो जाएगा और वायरस ऊपर की तरफ रहेगा। ठीक है, अब हमें ये चेक करना था, जो हर्शी एंड चेज हैं, उन्होंने क्या चेक किया, अब उनको ये चेक करना है कि भाई रेडियो एक्टिविटी कहाँ पे दिखाई पड़ रही है। रेडियो एक्टिविटी कहाँ पे दिखाई पड़ रही है? क्या रेडियो एक्टिविटी सुपरनेटेंट में दिखाई पड़ रही है, या फिर रेडियो एक्टिविटी बैक्टीरिया के अंदर में पैलेट में दिखाई पड़ रही है? तो जो रेडियो एक्टिविटी जहाँ पर दिखाई देगी उसके बेसिस पे हम ये गैस कर सकते हैं कि भाई जो जेनेटिक मटेरियल है वो या तो प्रोटीन होना चाहिए, वो या तो डीएनए होना चाहिए। ठीक है, अब ये तो हमने एक्सपेरिमेंट किया कि भाई किस तरह से वायरस और बैक्टीरिया को हम T2 बैक्टीरियोफाज से इन्फेक्ट करवाएंगे। लेकिन हमारे पास में तो दो तरह के बैक्टीरियोफाज हैं भाई। पहला बैक्टीरियोफाज क्या है? पहला बैक्टीरियोफाज ऐसा वायरस है जिसका प्रोटीन हमने टैग किया है S35 रेडियो आइसोटोप से। दूसरा जो हमने वायरस बनाया है वायरस 2, उसका डीएनए हमने P32 से टैग किया है। इन दोनों वायरस के साथ में हमने बैक्टीरिया का इन्फेक्शन करवाया। इन्फेक्शन करवाने के बाद में बैक्टीरिया को सेपरेट किया। जो पहला वायरस ग्रुप था, जब हमने इसमें रेडियो एक्टिविटी को चेक किया, जब हमने इसके अंदर रेडियो एक्टिविटी को चेक किया तो रेडियो एक्टिविटी कहाँ पर दिखाई पड़ी? पैलेट में। जो रेडियो एक्टिविटी
सॉरी पैलेट में नहीं, सुपरनेटेंट। तो इस बैक्टीरिया के इस ग्रुप में जो वायरस हमारा प्रोटीन कैप्सिड हमने लेबल किया था, रेडियो एक्टिविटी कहाँ पे दिखाई पड़ रही है? सुपरनेटेंट में, ऊपर की साइड। जबकि जो दूसरा ग्रुप ऑफ वायरस था जिसमें हमने डीएनए को लेबल किया था, डीएनए को रेडियो एक्टिव बनाया था, उसके अंदर में रेडियो एक्टिविटी दिखाई पड़ी। जो उसके अंदर में रेडियो एक्टिविटी दिखाई पड़ी, वो रेडियो एक्टिविटी हमें पैलेट में दिखाई पड़ी। कहाँ पे दिखाई पड़ी? पैलेट में। अब ध्यान से इसी एक्सपेरिमेंट पे वापस आते हैं। भाई जब हमने डीएनए को लेबल किया रेडियो एक्टिविटी के साथ, तो रेडियो एक्टिविटी कहाँ पे दिखाई दे रही है? बैक्टीरिया में, मतलब पैलेट में। पैलेट में रेडियो एक्टिविटी दिखाई देने का मतलब है कि जो बैक्टीरिया के अंदर में मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र हुआ है, वायरस का जो मॉलिक्यूल बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हुआ है डिजीज़ करने के लिए, वो क्या है? डीएनए। भाई तभी तो रेडियो एक्टिव डीएनए हमें नीचे मिल रहा है। लेकिन अगर हम वायरस 1 वाले केस में बात करें, वायरस 1 वाले केस में बात करें, तो यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी कहाँ दिखाई पड़ रही है? सुपरनेटेंट में। मतलब यहाँ पर अगर बात करें तो रेडियो एक्टिविटी कैप्सिड में दिखाई पड़ रही है। इसका मतलब ये है कि जो प्रोटीन का कैप्सिड है वो बैक्टीरिया के अंदर में ट्रांसफ़र नहीं होता। बैक्टीरिया के अंदर में कौन सा पार्ट ट्रांसफ़र होता है वायरस का? डीएनए पार्ट। अगर बैक्टीरियोफाज का डीएनए पार्ट बैक्टीरिया के अंदर में ट्रांसमिट हो रहा है, तो इससे बिल्कुल कंफर्म ये प्रूफ होता है कि जो डीएनए है, ओनली डीएनए इज़ द जेनेटिक मटीरियल। ओनली डीएनए इज़ द जेनेटिक मटीरियल। कोई भी लिविंग सेल आप उठा करके देख लो, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही एज अ जेनेटिक मटेरियल वर्क करता है। ये यहाँ से बिल्कुल प्रूफ हो गया। तो अब इन एक्सपेरिमेंट से ये तो कम्प्लीटली प्रूफ हो गया कि अगर हम बात करें आरएनए की, प्रोटीन की, डीएनए की, तो इन तीनों में से सिर्फ डीएनए ही एज अ जेनेटिक मटेरियल वर्क कर सकता है। पर अब हमें इन्हें इसका रीज़न समझना है कि भाई डीएनए के पास में ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, डीएनए के पास में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो प्रोटीन और आरएनए के पास में नहीं है, जिनकी वजह से डीएनए सिर्फ जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऐसी उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करना है जो किसी भी जेनेटिक मटेरियल के अंदर होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक मटेरियल। और ये प्रॉपर्टीज़ हम किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे? हम डीएनए के रिस्पेक्ट में, आरएनए के रिस्पेक्ट में, और लास्ट प्रोटीन के रिस्पेक्ट में। इन तीनों के बीच में हम कंपेयर करेंगे कि किस में कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और किसके अंदर में नहीं होती। जो पहली प्रॉपर्टीज़ किसी भी जेनेटिक मटेरियल के पास होनी चाहिए वो है सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ रेप्लिकेटिंग या फिर सेल्फ डुप्लीकेटिंग प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है? जेनेटिक मटेरियल अपने आप को डुप्लीकेट करता रहना चाहिए, उसके पास वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो अपने आप को डबल कर ले, अपना अमाउंट इंक्रीज कर सके। इंक्रीज करने का रीज़न ये है कि जब सेल डिवाइड करेगा, मान लो हमारे पास में कोई पेरेंट सेल है और पेरेंट सेल डिवाइड करके 2 सेल का प्रोडक्शन करता है। जब भी एक सेल डिवाइड होकर के 2 नए सेल प्रोड्यूस करता है, तो उस पेरेंट सेल का जेनेटिक मटेरियल भी दोनों सेल में बराबर बराबर डिवाइड होता है। तो इस पेरेंट सेल का जेनेटिक मटेरियल इस वाली डॉटर सेल में और इस वाली डॉटर सेल में जाना चाहिए। ऐसा तभी पॉसिबल है जब जेनेटिक मटेरियल अपने आप को डुप्लीकेट कर ले, अपना नंबर डबल कर सके। अगर हम इन तीनों में से देखें, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन में से, तो डीएनए और आरएनए दोनों अपना सेल्फ रेप्लिकेशन करवा सकते हैं। अगर हम डीएनए की बात करें या आरएनए की बात करें, ये दोनों ही अपना सेल्फ रेप्लिकेशन अपने आप को डुप्लीकेट करवा सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन के पास में सेल्फ डुप्लीकेशन प्रॉपर्टी नहीं होती, क्योंकि प्रोटीन के पास में सेल्फ रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी नहीं होती। तो इसी पॉइंट पर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल की रेस से बाहर हो जाएगा। तो मतलब प्रोटीन तो जेनेटिक मटेरियल हो ही नहीं सकता, वो इसी पॉइंट से प्रूफ हो गया। अब दूसरा पॉइंट हमें ये समझना है कि भाई डीएनए और आरएनए ये दोनों तो रेप्लिकेट कर सकते हैं, तो डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल क्यों है, आरएनए क्यों नहीं है? तो जो दूसरी प्रॉपर्टी किसी भी जेनेटिक मटेरियल में होनी चाहिए वो होती है उसका एक्सप्रेशन करने में कैपेबिलिटी। उसके पास में कैपेसिटी होनी चाहिए, वो कैपेबल होना चाहिए टू एक्सप्रेस
itself as protein और एंजाइम, वो प्रोटीन या फिर एंजाइम का फॉर्मेशन करने में कैपेबल होना चाहिए भाई, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल वर्क कैसे करता है, जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन बनाता है, एंजाइम बनाता है, और वो एंजाइम की वजह से एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। तो कोई भी जेनेटिक मटेरियल, उसके पास में ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसके पास में ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो प्रोटीन का फॉर्मेशन कर पाए। उसी को बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल का एक्सप्रेशन। अब अगर हम डीएनए की बात करें, क्या डीएनए प्रोटीन बना सकता है? हाँ, डीएनए प्रोटीन एंजाइम बना सकता है। क्या आरएनए भी एंजाइम या प्रोटीन का सिंथेसिस कर सकता है? बिल्कुल, आरएनए भी प्रोटीन या एंजाइम का सिंथेसिस कर सकता है, दोनों ही प्रोटीन का सिंथेसिस कर सकते हैं। पर अगर इन दोनों में से एक्सप्रेशन के मामले में ज़्यादा बेटर देखा जाए तो ज़्यादा बेटर एक्सप्रेशन के लिए आरएनए होता है। आरएनए खुद से प्रोटीन का सिंथेसिस करवा सकता है, उसको डीएनए की ज़रूरत प्रोटीन सिंथेसिस के लिए नहीं होती। वहीं पे अगर हम डीएनए की बात करें, डीएनए के साथ में केस अलग होता है। डीएनए अपनी मर्जी से बिना आरएनए की मदद के प्रोटीन नहीं बनवा सकता। डीएनए को प्रोटीन बनवाने के लिए, एंजाइम बनवाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? बीच में एक इंटरमीडिएट की ज़रूरत पड़ती है, जिस इंटरमीडिएट का नाम है आरएनए। तो पहले डीएनए आरएनए का फॉर्मेशन करता है और उस आरएनए से आगे चल के प्रोटीन बनता है। मतलब अगर एक्सप्रेशन के मामले में देखा जाए तो एक्सप्रेशन के मामले में आरएनए एज अ बेटर जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए का एक्सप्रेशन ज़्यादा फास्ट है, वो डीएनए पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन डीएनए हमेशा आरएनए पे डिपेंड करता है। भैया यहाँ पे तो कंट्रोवर्शियल बात आ गई। हमने स्टार्ट किया था तो बताया था कि डीएनए हर ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, लेकिन हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक्सप्रेशन के हिसाब से आरएनए बेटर जेनेटिक मटेरियल है। तो बिल्कुल सही बात है कि आरएनए एक्सप्रेशन के हिसाब से बेटर जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ने वाले वो आपको ये प्रूव कर देंगी कि डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल आरएनए से ज़्यादा अच्छा है। तो हम तीसरी प्रॉपर्टी, सी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। तो जो तीसरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए किसी भी जेनेटिक मटेरियल की, उसका प्रॉपर्टी होता है स्लो चेंजेस। जेनेटिक मटेरियल में काफ़ी स्लो चेंजेस होने चाहिए, जिसकी वजह से वेरिएशन आएगा। भाई जेनेटिक मटेरियल में धीरे धीरे चेंज होंगे, स्लो चेंजेस होंगे, तो उसकी वजह से क्या आएगा? वेरिएशन आएगा। वेरिएशन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर वेरिएशन नहीं आएगा तो समय के हिसाब से वो अपने आप को कंडीशन के हिसाब से अडेप्ट नहीं कर पाएगा, और अडेप्ट नहीं करेगा तो एक्सटेंट होने का खतरा उस पर मंडराएगा। तो किसी भी जेनेटिक मटेरियल में क्या होना चाहिए? स्लो चेंजेस, ताकि वेरिएशन आ सके। जेनेटिक मटेरियल में जो चेंजेस आते हैं उनको हम म्यूटेशन कह करके भी बुलाते हैं। उनको हम क्या बुलाते हैं? म्यूटेशन। डीएनए और आरएनए में से कौन म्यूटेट कर सकता है? डीएनए भी म्यूटेट कर सकता है और आरएनए भी म्यूटेट कर सकता है, ये दोनों म्यूटेशन शो कर सकते हैं। पर यहाँ पर जो म्यूटेशन का रेट है वो दोनों में अलग होता है। आरएनए क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड है, इसका म्यूटेशन रेट बहुत फास्ट होता है। आरएनए बहुत तेज़ी से म्यूटेट करता है, आरएनए का म्यूटेशन काफ़ी फास्ट होता है। अगर हम डीएनए की बात करें वहीं पर, तो डीएनए का म्यूटेशन स्लो म्यूटेशन है, और हमने पहले ही बताया कि म्यूटेशन हमें किस तरह का चाहिए? स्लो म्यूटेशन, ताकि जो चेंजेस हैं वो बहुत ही ग्रेजुअली आए, धीरे धीरे आए। ऐसा ना हो कि भाई इतना तेज चेंज आ जाए कि एक ऑर्गेनिज्म के लाइफ टाइम में उसका जेनेटिक मटेरियल चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत स्लो चेंजेस, जनरेशन आफ्टर जनरेशन बहुत ही स्लो चेंजेस आते रहने चाहिए। लेकिन अगर हम रेट की बात करें तो आरएनए के अंदर में जेनेटिक जो चेंजेस हैं वो बहुत फास्ट आते हैं। इसका रीज़न क्या है कि आरएनए जो है, पहली बात तो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, जबकि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल में चेंजेस ज़्यादा फास्ट आते हैं। दूसरा, आरएनए की रिएक्टिविटी, जो रिएक्टिव ग्रुप होते हैं आरएनए के पास में वो ज़्यादा होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, आरएनए के अंदर में राइबोज शुगर होती है और डीएनए के पास में डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है। जो आरएनए और डीएनए का न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर जब आपने पढ़ा होगा तो हमने ये बताया था कि जो आरएनए होता है वहाँ पे 2 प्राइम पोजीशन पर एक एक्स्ट्रा OH ग्रुप होता है, एक रिएक्टिव ग्रुप होता है
OH ग्रुप, एक एडिशनल रिएक्टिव ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट होता है। जबकि अगर हम डीऑक्सीराइबोज शुगर की बात करें, डीएनए की डीऑक्सीराइबोज शुगर की बात करें, तो इसके सेकेंड प्राइम पोजीशन पर OH ग्रुप ना होकर के एक नॉन रिएक्टिव हाइड्रोजन ग्रुप होता है। क्योंकि आरएनए में राइबोज शुगर प्रेजेंट है और राइबोज शुगर के पास में एक रिएक्टिव ग्रुप, एडिशनल रिएक्टिव ग्रुप हर एक शुगर मॉलिक्यूल के पास पाया जाता है। इसीलिए जो आरएनए है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ज़्यादा तेज़ी से चेंज हो सकता है, म्यूटेट हो सकता है और ज़्यादा रिएक्टिव भी होता है। तो इसीलिए अगर स्टेबिलिटी के मामले में देखा जाए तो डीएनए ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू आरएनए। और चौथी प्रॉपर्टी जो है वो हमारी स्टेबिलिटी से रिलेटेड ही है। जेनेटिक मटेरियल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, जेनेटिक मटेरियल स्टेबल होना चाहिए। वो स्टेबल होना चाहिए, हमारी डे टू डे लाइफ कंडीशन के हिसाब से चेंज नहीं आना चाहिए उसमें, वो रेजिस्टेंट होना चाहिए टू चेंज। अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी डीएनए में कई गुना ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू आरएनए। आरएनए रिएक्टिव मॉलिक्यूल है, डीएनए स्टेबल मॉलिक्यूल है। और स्टेबिलिटी हमें बहुत ज़्यादा लेवल पर चाहिए, डीएनए के अंदर में जेनेटिक मटेरियल में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। इसकी जो स्टेबिलिटी वाला नेचर है वो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से भी हम निकाल सकते हैं। आपको मालूम होगा ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में हमने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को क्या किया था, हीट किल कर दिया था। हमने इसको क्या किया था, हीट किल कर दिया था। लेकिन उसको हीट किल करने के बाद भी जो उसका जेनेटिक मटेरियल था वो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को जाके ट्रांसफॉर्म कर रहा था। मतलब इतना हीट किल करने के बाद भी जो उसका जेनेटिक मटेरियल था वो इंटैक्ट फॉर्म में बचा हुआ था। तभी तो वो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को मॉडिफाई कर रहा था, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को जाकर के चेंज कर रहा था। तो एस स्ट्रेन को हीट किल करने के बाद भी जो उसका जेनेटिक मटेरियल था, डीएनए था, वो स्टेबल मॉलिक्यूल था। इसका मतलब किसी भी जेनेटिक मटेरियल के लिए स्टेबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। तो ये भी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट वो हो गया। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, अब आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पे कि आरएनए एज अ एंजाइम भी काम करता है। आरएनए काफ़ी रिएक्टिव मॉलिक्यूल होता है और कई जगह पे आज के टाइम में भी आरएनए एज अ एंजाइम काम करता है, जिनको हम बोलते हैं राइबोजाइम। ऐसे एंजाइम जो आरएनए काम करता है, आरएनए अगर एंजाइम की तरह काम करता है तो ऐसे आरएनए को हम राइबोजाइम कह करके बुलाते हैं। तो आरएनए की प्रॉपर्टी होती है राइबोसोम की तरह काम करना। अब इसी वजह से डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। जो हमारा डीएनए है वो किसकी तरह काम करेगा, जेनेटिक मटेरियल की तरह। लेकिन अगर एक्सप्रेशन करना हो, डीएनए को अगर अपने आप को एक्सप्रेस करना हो तो वो एक्सप्रेशन एमआरएनए के थ्रू ही करता है। पहले वो आरएनए बनाता है और आरएनए आगे चल करके प्रोटीन बनाता है। क्योंकि आरएनए जो होता है वो बेटर एक्सप्रेशन करने में ज़्यादा बेटर होता है। आरएनए अगर हम बात करें तो बेटर एट एक्सप्रेशन करने में डीएनए से ज़्यादा बेटर होता है आरएनए। और जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करने की बात करें, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की बात करें, स्टोर करने के लिए हमें स्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है। तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करने में ज़्यादा बेटर होता है और आरएनए जेनेटिक मटेरियल को एक्सप्रेस करने में ज़्यादा बेटर होता है। तो डीएनए आरएनए को इस्तेमाल करके प्रोटीन का सिंथेसिस करवाता है। तो ये हमारा पूरा जेनेटिक मटेरियल, क्यों डीएनए होता है, आरएनए और प्रोटीन नहीं होते, वो हमने यहाँ पे समझ लिया। अब क्या हर एक ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है? हाँ, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया का आप उठा करके देख लो, उसके अंदर में जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो डीएनए की फॉर्म में ही होता है। तो यहाँ पे हम जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं। अब दुनिया का कोई सा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उठा करके देख लो, कोई सा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उठा करके देख लो, वहाँ पे जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की फॉर्म में ही मिलता है। चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, ह्यूमंस हो, ईस्ट हो, फंजाई हो, कोई सा भी उठा करके देखेंगे, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर में जो जेनेटिक मटेरियल है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही होता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में जो जेनेटिक मटेरियल है वो लीनियर डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में दिखाई पड़ता है, कुछ इस तरह का लीनियर डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में दिखाई पड़ेगा।
वहीं पे अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, प्रोकैरियोट्स की बात करें, बैक्टीरिया या फिर प्रोकैरियोट्स की बात करें, तो वहाँ पे सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने को मिलता है। तो वहाँ पे डीएनए सर्कुलर फॉर्म में हमें दिखाई पड़ेगा, लेकिन वो भी डबल स्ट्रैंडेड ही रहेगा। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई सा भी आप बात करो, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए उसके अंदर में पाया जाता है। लेकिन याद रखना है कि कुछ वायरस जो कि नॉन लिविंग, वायरस को हम लिविंग तो मानते नहीं हैं, तो वायरस तो बीच में आता है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। कई सारे वायरस जो होते हैं उनके पास में जेनेटिक मटेरियल को लेकर के कई सारे ऑप्शंस होते हैं। वायरस के अंदर में जेनेटिक मटेरियल की तरह आरएनए भी काम कर सकता है, और आरएनए के साथ में डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर सकता है। तो जेनेटिक मटेरियल की तरह अगर हम वायरस के अंदर में बात करें तो आरएनए भी काम कर सकता है और डीएनए भी काम कर सकता है। अब आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में काम कर सकता है, जो एक सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में हो, ऐसा स्ट्रैंडेड फॉर्म में हो। या फिर हो सकता है कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में काम करे, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में काम करे। इसी तरह से डीएनए भी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर सकता है, या फिर हो सकता है कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करे। तो वायरस के अंदर में अगर हम ध्यान से देखें तो 4 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं जेनेटिक मटेरियल की, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल सिर्फ और सिर्फ वायरस के अंदर ही, कुछ वायरस होते हैं जिनके अंदर आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल वर्क कर रहा होता है। एक बार हम सबके एग्जाम्पल भी, एक एक एग्जाम्पल हमको याद रखने, कुछ एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, उन्हीं को हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। अगर हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस की बात करें तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस हमारा T2 बैक्टीरियोफाज, जो हर्शी एंड चेज के एक्सपेरिमेंट में T2 बैक्टीरियोफाज को इस्तेमाल किया गया था ई कोलाई को इन्फेक्ट करने के लिए, वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस की फॉर्म में ही होता है उसका जेनेटिक मटेरियल। अगर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की बात करें तो 5X174 फाज एक वायरस होता है, 5X174 फाज। इस वायरस के अंदर में एक सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, कुछ इस तरह का एक सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। इसका जो डीएनए का टोटल साइज है वो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 5368 न्यूक्लियोटाइड्स। टोटल न्यूक्लियोटाइड्स 5386 न्यूक्लियोटाइड्स, 5X174 फाज। अब आरएनए वायरस की बात करते हैं। जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोरोना वायरस। जो सबसे फेमस एग्जाम्पल है दैट इज कोरोना वायरस। कोरोना वायरस जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए फॉर्म में हमको दिखाई पड़ता है। डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म की बात करें तो रोटा वायरस, एक वायरस होता है रोटा वायरस, ये डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में हमको दिखाई पड़ता है। कोरोना वायरस के अलावा टोबैको मोजाइक वायरस, 11th क्लास में आपने TMV वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस पढ़ा होगा, वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की फॉर्म में पाया जाता है। अगर आरएनए वायरस की बात करें तो आरएनए वायरस के अंदर में म्यूटेशन काफ़ी तेज होता है। आरएनए वायरस अपना म्यूटेशन अपने अंदर काफ़ी तेज़ी से चेंज ला सकते हैं। आपने देखा होगा जब कोरोना वायरस चल रहा था वर्ल्ड में, तो हर महीने या हर हफ्ते उसके अंदर में उसका स्ट्रेन चेंज हो जा रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि आरएनए वायरस जो होते हैं वो बहुत फास्ट म्यूटेट करते हैं, बहुत ही तेज म्यूटेट करते हैं। उसमें भी अगर हम बात करें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, तो सिंगल स्ट्रैंडेड तो और तेज म्यूटेट करता है, और कोरोना वायरस आप देखें तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस की फॉर्म में ही पाया जाता है। तो इसके अंदर में म्यूटेशन का रेट काफ़ी तेज था, और म्यूटेशन का रेट तेज होने की वजह से कोरोना वायरस हर हफ्ते या हर महीने नए नए स्ट्रेन की फॉर्म में, नए नए फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा था। तो ये है पूरा जेनेटिक मटेरियल आरएनए और डीएनए का रिलेशन। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, हमने कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं जो अगर आप ध्यान से ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगी। भले से डीएनए आज के टाइम पे जेनेटिक मटेरियल है, भाई आज के टाइम पे हर ऑर्गेनिज्म में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये बात सही है। लेकिन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को काम करने के लिए, प्रोटीन को एक्सप्रेस करने के लिए पहले क्या बनाना पड़ता है? आरएनए।
और आरएनए के बाद ही वो प्रोटीन बना पाता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, कुछ ऐसे वायरस हैं, वायरस आपको पता है कि धरती पर सबसे पहले जो डेवलप हुआ होगा लिविंग से पहले, वो वायरस डेवलप हुआ होगा। और आपको मालूम है कि कुछ ऐसे वायरस हैं, सम वायरस ऐसे हैं जिनके अंदर में जेनेटिक मटेरियल आरएनए से बना हुआ है, जिनके अंदर डीएनए नहीं पाया जाता, सीधा आरएनए पाया जाता है। इसका मतलब आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर सकता है, डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर सकता है, लेकिन इसमें से पुराना जेनेटिक मटेरियल कौन होगा? क्योंकि वायरस के अंदर में, कुछ वायरस के अंदर में आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह पाया जाता है, मतलब जो पुराना जेनेटिक मटेरियल है, जो सबसे पहले एज अ जेनेटिक मटेरियल डेवलप हुआ होगा, वो आरएनए डेवलप किया होगा, है ना। इसी कॉन्सेप्ट को आज के टर्म में हम बुलाते हैं आरएनए वर्ल्ड। एक कॉन्सेप्ट है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में जिसको बोलते हैं आरएनए वर्ल्ड। तो इसी आरएनए वर्ल्ड को हमें यहाँ पे समझना है। इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट में एक बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन था कि इन तीनों मॉलिक्यूल में से धरती पर सबसे पहला कौन सा मॉलिक्यूल डेवलप हुआ होगा। 3 पॉसिबल कैंडिडेट्स थे, डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स। ये 3 पॉसिबल कैंडिडेट्स थे जिसको लेकर के साइंटिस्ट कन्फ्यूजन में थे कि पहले कौन आया होगा और बाद में कौन आया होगा। देखो, कोई सा भी मॉलिक्यूल जो धरती पर पहले आया होगा उसको 2 काम करने पड़ेंगे। जो भी धरती पर फर्स्ट मॉलिक्यूल इवोल्व हुआ होगा उसके लिए 2 काम करना ज़रूरी है। पहला तो वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करना चाहिए, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को पास करना चाहिए नेक्स्ट जनरेशन में। जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करने के साथ में वो एंजाइम की तरह भी काम करना चाहिए। भाई एंजाइम की तरह काम करेगा, रिएक्शन को कैटलाइज करेगा, तभी तो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होंगी, और बिना केमिकल रिएक्शन के कोई भी लिविंग स्टेट, कोई भी लिविंग प्रोसेस चल नहीं सकता। तो जो भी पहला मॉलिक्यूल होगा उसको इसकी तरह भी काम करना है और उसको एंजाइम की तरह भी काम करना है। अब यहाँ पर इन तीनों में चेक करते हैं। पहले बात करते हैं डीएनए की। डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह तो काम कर सकता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर तो कर सकता है, लेकिन अगर हम बात करें एंजाइम की तरह, तो डीएनए कभी भी एंजाइम की तरह काम नहीं कर सकता। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन एंजाइम की तरह काम करता है। जितने भी एंजाइम आज के टाइम पे, ज़्यादातर एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन प्रोटीन एज अ जेनेटिक मटेरियल काम नहीं कर सकता। प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल की तरह काम नहीं कर पाएगा, ये भी एक बहुत ही फिक्स्ड बात है। अब आते हैं आरएनए पर। अगर हम आरएनए को देखें तो आरएनए इन दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर सकता है। और अगर हम वायरस को देखें तो बहुत सारे वायरस में आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल आज के टाइम पे भी काम करता है। मतलब पहले तो आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल रहा होगा बिल्कुल स्टार्टिंग में। जेनेटिक मटेरियल के साथ में आरएनए की प्रॉपर्टी होती है कि वो एंजाइम की तरह भी काम कर सकता है, वो एंजाइमेटिक रोल भी परफॉर्म कर सकता है। अगर हम आज अपने लिविंग प्रोसेस में देखें तो बहुत सारे ऐसे प्रोसेस मिलते हैं जहाँ पर आरएनए एज अ एंजाइम काम कर रहा होता है, प्रोटीन एज एन एंजाइम काम नहीं कर रहा होता। तो आज के टाइम पे भी बहुत सारे ऐसे लिविंग प्रोसेस हैं जहाँ पे आरएनए एज एन एंजाइम काम करता है, और ऐसे आरएनए जो एंजाइम की तरह काम करते हैं उनको हम बुलाते हैं राइबोजाइम। उनको हम क्या कह करके बुलाते हैं? राइबोजाइम। तो बहुत सारे राइबोजाइम होते हैं जहाँ पे आरएनए कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा होता है। अब ध्यान से समझो, आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह भी काम कर सकता है, एंजाइम की तरह भी काम कर सकता है। तो धरती पर जो पहला मॉलिक्यूल डेवलप हुआ होगा वो माना जाता है कि आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल था। फर्स्ट मॉलिक्यूल जो धरती पर डेवलप हुआ होगा वो आरएनए था, जो कि दोनों काम कर रहा था, जेनेटिक मटेरियल प्लस एंजाइम। लेकिन बाद में आरएनए से क्या डेवलप हुआ? प्रोटीन। जो दूसरे नंबर पे सेकंड मॉलिक्यूल अर्थ पे डेवलप हुआ है वो माना जाता है कि प्रोटीन डेवलप हुआ है। और जितना भी एंजाइमेटिक फंक्शन था वो सारा का सारा एंजाइमेटिक फंक्शन किसने एक्वायर कर लिया? प्रोटीन ने। तो आज के टाइम पे अगर हम एंजाइम की बात करते हैं तो ज़्यादातर एंजाइम हमारी बॉडी में प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं। एंजाइम डेवलप करने के बाद में आरएनए से डीएनए का डेवलपमेंट हुआ। तीसरे नंबर पे क्या डेवलप हुआ? डीएनए।
तो ये फिक्स्ड ऑर्डर है, पहले आरएनए डेवलप हुआ, फिर प्रोटीन और उसके बाद में डीएनए। क्योंकि धरती पर सबसे पहली बार आरएनए आया था, तो उस टाइम पे जब आरएनए अकलौता मॉलिक्यूल धरती पर था, उसको बुलाया जाता है आरएनए वर्ल्ड कॉन्सेप्ट, जो आरएनए की डोमिनेंस को इस्टेब्लिश करता है कि आरएनए पहला मॉलिक्यूल था जो धरती पर डेवलप हुआ है। इसी को बोलते हैं आरएनए वर्ल्ड कॉन्सेप्ट। अब यहाँ तक हमने जितना भी पार्ट कवर किया है, ये हमारे चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर, डीएनए का स्ट्रक्चर, आरएनए और डीएनए किस तरह से रिलेटेड है, कौन जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर सकता है और कौन जेनेटिक मटेरियल की तरह काम नहीं कर सकता, आरएनए वर्ल्ड सारा कंसेप्ट समझ लिया। तो जितना भी स्ट्रक्चरल पार्ट था इस चैप्टर का वो हमने ख़त्म कर दिया है। अब हमें फंक्शन पढ़ना है, न्यूक्लिक एसिड फंक्शन किस तरह से करती है। अभी तक हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, अब हम फंक्शन की बात करेंगे। तो यहाँ पे अब हमें आगे फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है कि न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए किस तरह से किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, किस तरह से कोई फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, जिसमें हम डीएनए का स्ट्रक्चर और आरएनए का स्ट्रक्चर और इन दोनों के बीच में आपसी में क्या रिलेशन होता है वो भी समझेंगे। न्यूक्लिक एसिड को फंक्शन को सबसे पहली बार फ्रांसिस क्रिक, जो क्रिक नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया, फंक्शनल मॉडल ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जिसको बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा थ्योरी या सेंट्रल डॉगमा। किसने प्रपोज किया? क्रिक ने। आपको याद होगा क्रिक ने वॉटसन के साथ मिल करके डीएनए का स्ट्रक्चर भी प्रपोज किया था। उसी टाइम पे क्रिक ने सेंट्रल डॉगमा कॉन्सेप्ट भी प्रपोज किया, जिसमें उन्होंने बताया कि डीएनए सेल्फ रेप्लिकेट तो करता ही है भाई, डीएनए के पास रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी तो होती ही है, वो अपने आप को रेप्लिकेट तो करता ही है, पर रेप्लिकेशन के साथ वो एक और काम करता है जिसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। वो क्या कर रहा होता है? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए का सिंथेसिस करना। क्या बनाता है वो? आरएनए। अच्छा, ये आरएनए बनने के बाद में तीसरा स्टेप होता है ट्रांसलेशन। और जब ट्रांसलेशन होता है तो ट्रांसलेशन से बनता है प्रोटीन, या फिर हम इसको एंजाइम भी बोल सकते हैं। ये एंजाइम कुछ केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से क्या आता है? कैरेक्टर डेवलप करता है, कोई प्रॉपर्टी डेवलप करती है। इसी कॉन्सेप्ट को बुलाया जाता है सेंट्रल डॉगमा कॉन्सेप्ट। ठीक है, हमें यही पूरा सेंट्रल डॉगमा कॉन्सेप्ट इस पूरे चैप्टर में अब आगे पढ़ना है। पहले रेप्लिकेशन पढ़ना है, फिर ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना है, फिर ट्रांसलेशन पढ़ना है। ठीक है, तो ये पूरा सेंट्रल डॉगमा हम पढ़ेंगे। अच्छा, इस सेंट्रल डॉगमा का आज के टाइम पे कुछ एक्सेप्शंस भी दिखाई पड़ते हैं। कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिनको आरएनए वायरस बुलाया जाता है, जिनके अंदर में जेनेटिक मटेरियल आरएनए की फॉर्म में पाया जाता है। वहाँ पे हमें सेंट्रल डॉगमा का रिवर्स पाया जाता है, जिसको बोलते हैं रिवर्स सेंट्रल डॉगमा, जहाँ पे आरएनए से डीएनए बनाया जाता है। भाई नॉर्मली क्या बनता है? डीएनए से आरएनए बनता है, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस बोलते हैं। लेकिन इन वायरस के अंदर में जो आरएनए वायरस होते हैं, वहाँ पे एक प्रोसेस चलता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एक प्रोसेस चलता है जिसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को ही हम रिवर्स सेंट्रल डॉगमा भी बोलते हैं। तो कुछ वायरस के अंदर में इस सेंट्रल डॉगमा का बिल्कुल उल्टा भी चलता है, जिसको रिवर्स सेंट्रल डॉगमा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कह करके बुलाया जाता है। लेकिन हमारे चैप्टर के हिसाब से हम ये नॉर्मल सेंट्रल डॉगमा कंसेप्ट ही समझने वाले हैं।